So after session first, let's see the section B. So in this video, we are continuing with the term 1 exam, class 10th. We'll try to cover section B and section C in the same section. I mean, section B और section C दोनों ही करने की कोशिश करेंगे. आपने section A में already देख ही लिया होगा that how that section is so much conceptual, कोई भी direct answer नहीं था. इसी तरह से section B और C में भी concept आपके बिल्कुल पूछे गए हैं, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्शन जो है आप पेपर में नहीं दे सकते, आपको राइटिंग में आप कहीं पे भी नहीं लिख सकते, तो टीचर को नहीं पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट पता है या नहीं. इसीलिए बड़ा चालाकी से क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं ताकि आपको ज्यादा सोचना पड़े. ऑल्दो क्लास 10th के लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा. सो क्वेश्चन नंबर 25, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. इफ यू लाइक द प्रीवियस कंटेंट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन. आप क्वेश्चन को बीच में रोककर उसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं. अगर आपको आंसर पता है तो आप प्रोडिक्ट भी कर सकते हैं. अगर आप क्लास 10th के लिए क्लास 10th के अंदर क्लास 10th में और अपने आप आंसर खुद सॉल्व कर रहे हैं तो. Now, which one of the following reaction, question number 25, इसमें से कौन सा reaction categorized as thermal decomposition reaction? डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा. 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जिसके अंदर आता है लाइट से डिकम्पोजिशन होना, इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होना और थर्मल डिकम्पोजिशन होना. यहाँ तीनों के ही एग्जाम्पल है. आपको पहचानना है कि कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन है. दैट मीन्स हीट से डिकम्पोजिशन हो रहा है. ओके, सो डिकम्पोजिशन मीन्स a complex substance break down into 2 or more simpler products. तो अब यहाँ पे देखिए H2O, H2O2 में टूटता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से है. AgCl, AgCl2 में होता है, AgBr, Ag और Br में होता है. ये फोटोग्राफी में यूज होने वाले दोनों रिएक्शन है. ये आपके यूज होते हैं, ये यूज करते हैं लाइट. ओके, ये दोनों यूज करते हैं लाइट एनर्जी को डिकम्पोजिशन के लिए. थर्मल आपका यहाँ पे होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, क्विकलाइन में और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ये लाइमस्टोन टूट जाता है. सो दिस इज योर आंसर, आंसर डी, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन. क्वेश्चन नंबर 26, आपको देख के पता ही चल गया होगा पीएच वैल्यू की बात की गई है, यानी चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में से ये क्वेश्चन आया है. आप देखिए यहाँ पर आपको पीएच वैल्यू टेबल में दी गई है, कुछ सैंपल है, कुछ पीएच वैल्यू है. आपसे पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन. H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन किसमें डिक्रीज हो रही है, उसका ऑर्डर लगाना है. तो पीएच जितनी कम होगी, पीएच जितनी कम होगी 1 to 14 में, जितनी पीएच एसिडिक होगी या फिर 1 to 7 में 1 की तरफ होगी, ज्यादा कम होगी, उतना ही ज्यादा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन होगी. जितना एसिडिक होगा मीडियम, उतना ही ज्यादा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन होगी. तो लेट्स सी पीएच के ऑर्डर में इनको अगर हम लगाएं तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है 2. तो जितनी पीएच कम होगी उतना ही ज्यादा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन होगी. सो वी हैव दिस 2143 इस तरह से है. तो जितनी कम पीएच उतना ही ज्यादा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, क्योंकि जो हमारा सेकंड है गैस्ट्रिक जूस 1.2 पीएच के साथ है, लेमन जूस 2.2, डाइल्यूट एसिटिक एसिड 3 और विनेगर का पीएच 3.76. जितनी कम पीएच उतना ही ज्यादा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन. तो 2143 जहां पर आपका है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है. जितनी कम पीएच होगी उतना ही ज्यादा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन होगी, उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा. क्वेश्चन नंबर 27, स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे रखा है, ये भी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में से पूछा गया है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से पूछा गया है. देखिए यहाँ पर ये एक सेटअप लगा रखा है, एक एक्सपेरिमेंट है. आपके पास यहाँ पर P एंड Q को पहचानना है, आपको सेटअप पहचानना है. पहले तो ये सेटअप क्या है. सो दिस इज डिलीवरी ट्यूब, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डिलीवरी ट्यूब यहाँ पर है, मतलब कोई ना कोई गैस यहाँ कलेक्ट हो रही होगी और वो डिलीवरी ट्यूब में डाली जा रही होगी. यहाँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, यानी उसका रिएक्शन किसी न किसी से जरूर हो रहा है. लेट्स सी किससे रिएक्शन हो रहा है. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिएक्शन कर रहा है P के साथ. P जो कि यहाँ पर एक एलिमेंट है, जो कि यहाँ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो HCl के साथ जो ये रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा और एक गैस रिलीज हो रही है Q.
और वो गैस डिलीवरी ट्यूब के जरिए जा रही है एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। ये रिएक्शन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से है जिसमें HCl रिएक्ट कर रहा है। नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा Na2CO3, बट यहाँ पर यहाँ पर अगर ऑप्शन में से देखें तो इट इज K2CO3। और K2CO3 जो गैस रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी जो प्रोडक्ट बनेंगे KCl बनेगा और वाटर कंटेंट भी जो है थोड़ा सा बनेगा, और गैस जो हमारी रिलीज होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ये जो गैस है डिलीवरी ट्यूब के जरिए जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में एंड इट टर्न्स इट्स मिल्की। सो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ठीक होगा PQ के हिसाब से। देन क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो सकता है कैल्शियम आयन जो कैल्शियम और क्लोराइड जब ये दोनों मिलेंगे, कैल्शियम हमें पता है एटॉमिक नंबर जो है इसका होता है 20। अगर अरेंजमेंट भी करके देखें तो 2, 8, 8 और एक एक्स्ट्रा जो हमारे पास बचता है वैलेंसी 2। तो वैलेंसी कैल्शियम की 2 है, यानी ये दो अगर ये बॉन्ड बना रहे हैं तो 2 डोनेट कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 डोनेट कर सकते हैं। देन क्लोरीन की अगर हम बात करें 17 एटॉमिक नंबर के साथ इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2, 8, 7। इन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक चाहिए, पर यहाँ पर कैल्शियम 2 डोनेट कर सकते हैं तो 2 क्लोरीन को वो डोनेट कर देंगे, एक यहाँ पर और एक दूसरे क्लोरीन को स्टेबल करने के लिए डोनेट कर देंगे। तो ये जो हमारा है ये पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पर इस तरह से शेयर करके बॉन्ड जो है वो बना सकते हैं, बट ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए उस हिसाब से लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो मोस्ट करेक्ट है वो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है, करेक्ट नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि कैल्शियम जो है वो 2 डोनेट कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर 2+ लगा हुआ है। 2 क्लोरीन है आपके, तो यहाँ पर ये 2 आपका इसको डिनोट करता है, लेकिन क्लोरीन ने पर क्लोरीन उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ माइनस आना चाहिए। सो आपका मोस्ट करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर ये है, बट करेक्ट ये नहीं है, और उसके अलावा और कोई ऑप्शन इसको सेटिस्फाई भी नहीं कर पा रहा है। सो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए सीरियसली से एक डाउट होगा कि इसमें करेक्ट आंसर एग्जैक्टली कौन सा होगा, क्योंकि ऑप्शन सी अप्रोप्रिएट है, ये भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29। The pair which will show displacement reaction, इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा? ये आप कह सकते हैं ये वाला आप रिएक्टिविटी सीरीज से सॉल्व कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है आप चैप्टर 1 में भी पढ़ते हैं और आप मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ते हैं। जब आप मेटल नॉन मेटल में पढ़ते हैं वहां पे भी आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, किस तरह से एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट्स में से उसको डिस्प्लेस कर देता है। अब यहाँ पे देखिए NaCl सोडियम सॉल्यूशन है और कॉपर मेटल का रिएक्शन है, क्या कॉपर सोडियम को रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉपर काफी नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। देन AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, कॉपर जस्ट ऊपर है सिल्वर से, एक ही स्टेप ऊपर है, ये कर सकता है इसको डिस्प्लेस। देन Al2SO43 सॉल्यूशन एंड मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम भी जो है एल्यूमिनियम से एक ही स्टेप ऊपर है, तो ये भी डिस्प्लेस कर सकता है। ZnSO4 सॉल्यूशन एंड आयरन मेटल, आयरन जो है ZnSO जिंक से नीचे आता है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये लेस रिएक्टिव है इससे कंपैरिजन में, तो इसको इससे सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, बट ऑप्शन यहाँ है, आपको इनमें से कलेक्टिव रिस्पॉन्स देना है और सेकंड एंड थर्ड ठीक होते हुए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following salt do not have the water of crystallization? आपको पता होगा एडिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है, which also gives its distinctive color। गीला नहीं होता, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से वो ड्राई रहेगा, लेकिन उसके अंदर कलर जो है वो आ जाएगा। अगर आप हीट करते जाएंगे उस सॉल्यूशन को तो वो अपने आप कलर जो है कलर के साथ वाटर चला जाएगा, यानी उसने क्रिस्टल बना लिया है, एक ऑर्डर्ड फॉर्म बना ली है आपके एलिमेंट के साथ, आपके कंपाउंड के साथ। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है। सो यहाँ कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, यानी यहाँ वाटर के 10 क्रिस्टल्स हैं, तो उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2O यहाँ भी है, और बेकिंग सोडा यहाँ पर NaHCl। दैट मीन्स आप देख सकते हो फोर्थ में और सेकंड में, सॉरी फोर्थ में और फर्स्ट में, फर्स्ट और फोर्थ जो है इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, सो यहाँ सो फर्स्ट और फोर्थ आपका आंसर होगा, बट प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ½ H2O है, दैट इज रॉन्ग। 2H2O जिप्सम होता है, ½ H2O है ये,
हेमीहाइड्रेट होता है ये। देन क्वेश्चन नंबर 31 असर्शन एंड रीजन। तो आपके यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया असर्शन रीजनिंग के करेक्ट वे क्या है इसको सॉल्व करने का। जब भी असर्शन रीजनिंग आप सॉल्व करें आपके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। सीबीएसई ने कोई गड़बड़ नहीं की है, यहाँ पर कोई भी क्लेवरनेस नहीं है कि ऑप्शन हेर फेर कर दिए गए हों। ऑप्शन वही है जो आप हमेशा से एक कन्वेंशनल रूल देखते हुए आ रहे हैं। आपको असर्शन रीजनिंग में सबसे पहले 2 स्टेटमेंट दी है, आप इन्हें सिर्फ स्टेटमेंट मान के चले। आपको पहले देखना है कि क्या पहली स्टेटमेंट असर्शन ठीक है या नहीं है, फिर उसके बाद आपको देखना होता है कि रीजन ठीक है या नहीं है। जब ये दोनों ठीक हैं तो आप पहले और दूसरे ऑप्शन के लिए वैलिड पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो तीसरा जो पॉइंट आप देखेंगे क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रीजन एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन होगा ए। अगर रीजन और असर्शन दोनों ही ठीक है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो ऑप्शन होगा बी। अगर इन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, कोई भी एक करेक्ट नहीं है, तो आपका होता है सी और डी ऑप्शन में से कोई। अगर असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो सी, और असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो डी। एक और फिफ्थ ऑप्शन भी कभी कभी डलता है, यहाँ पर नहीं डला है, दोनों ही गलत स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं डला है। इसका मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये ऑप्शन इसी तरह से सीरीज में सभी क्वेश्चंस के लिए है जो असर्शन रीजनिंग है। आपको इसी को एबीसीडी मान के आंसर देना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 31 केमिस्ट्री से आपका ये है असर्शन ए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। बिल्कुल एंटासिड के इंग्रेडिएंट की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक वीक बेस है, इसको इस्तेमाल किया जाता है एंटासिड की तरह। रीजन, सो असर्शन ठीक है, असर्शन करेक्ट है। उसके बाद रीजन NaHCO3 इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है, ये भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। लेकिन एंटा एसिड की तरह क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बिकॉज इट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड फॉर्म इन योर स्टमक और गैस्ट्रिक पार्ट ऑफ द बॉडी। तो गैस्ट्रिक पार्ट में अगर एसिड बन रहा है तो उसको बड़ी क्विकली ये न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करते हैं इसलिए हम इसको एंटासिड के फॉर्म में लेते हैं। अगर ये बेस है और ये न्यूट्रलाइज करने का काम नहीं कर पा रहा है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। ओके, सो NaHCO3 इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, ये भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। बट एंटा एसिड के लिए इसलिए यूज किया है क्योंकि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। रीजन ये होना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि बेसिक सॉल्ट है। ओके, न्यूट्रलाइज करेगा ही करेगा, दैट इज ओके, बट यहाँ लिखा होना चाहिए था ये टर्म। सो ए ठीक है, आर ठीक है, बट आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग ए, सो आंसर इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 32 assertion and reason. Burning of natural gas is an endothermic reaction and natural gas is methane. जब इसको बर्न किया जाता है तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल नहीं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। असर्शन गलत हो जाता है। रीजन, अब आप अपने आप ही लगा लीजिए, जब असर्शन गलत है तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आंसर अपने आप ही डी हो गया। जहां पर असर्शन गलत है रीजन सही है, आगे स्टेटमेंट देखने की भी जरूरत नहीं है। बट मीथेन गैस कंबाइंड विद ऑक्सीजन, जब CH4 प्लस ऑक्सीजन के साथ यानी वो बर्न की जाती है, रिएक्ट करते हैं, तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, दैट इज ट्रू। सो दिस इज योर करेक्ट, बी आंसर आएगा आपका। देन क्वेश्चन नंबर 33 नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इज टेकन अप बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट। इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में जो है नाइट्रोजन ली जाती है, असर्शन इज करेक्ट। इनऑर्गेनिक नाइट्रेट नाइट्राइट के फॉर्म में वो ली जाती है। Soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other mineral for the plant. Nitrogen, phosphorus, soil is nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other minerals for the plant. So this statement is also correct, but the statement, is it explaining the statement? क्या assertion reason दोनों ठीक होने के बावजूद भी किसी भी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस दिखाई दे रही है कि नाइट्रोजन नाइट्रेट नाइट्राइट के फॉर्म में लिया जाता है, बिल्कुल ये सॉइल से लिया जाता है, बट देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर सॉइल की इंपॉर्टेंस दिखा दी गई है इस वाले स्टेटमेंट में कि किस तरह से सॉइल जो है वो नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस और बाकी के मिनरल्स भी प्लांट को देती है, और यहाँ पे दिखाया गया कि नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। सो रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन, ऑप्शन बी 33 का होगा
क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। देन क्वेश्चन नंबर 34, सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ये जो रेडिश दिखता है दैट मीन्स जो लाइट का स्कैटरिंग हुआ है, जो लाइट में फिनोमेना हुआ है, वहां पर व्हाइट लाइट जो है वो एंड दैट विल बी एक्सप्लेन्ड। ये जो स्टेटमेंट है आपको एक्सप्लेन दोनों ही तब समझ आएगी जब हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सो सन हॉरिजन, ये आपका हॉरिजन एरिया हो गया, और ये नून के समय जो सन है वो हो गया। आप देख सकते हैं एट नून जो आपके एटमॉस्फेयर है उससे डिस्टेंस, हम सन रेज का जो हमारी विजिबल रेज आ रही होती है उस विजिबल रेज का डिस्टेंस कितना कम है कंपैरेटिवली टू दिस। अगर ये आप कोई कंपैरेटिवली टू दिस कितना ज्यादा यहाँ एरिया है, कितना ज्यादा यहाँ पर जो है डिस्टेंस है। सो इतना डिस्टेंस होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर सनसेट सनराइज हुआ है, यहाँ से सन जो है राइज होने लगा है, यहाँ आपको रेडिश दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ भी आपको रेड कलर का सन जो है दिख रहा है जब सनसेट होने वाला होता है हॉरिजन पे। तो यहाँ जो है डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस एट नून, जहाँ सन बिल्कुल आपके सर पे होता है, हेड पे होता है। तो यहाँ आपको कंपेरेटिवली व्हाइट ही दिखता है। इसका रीजन क्या है? डिस्टेंस at the distance from the horizon at the time of sunrise and sunset is very long. बहुत ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है लाइट को, जो सन रेज होती है, विजिबल रेज होती है, उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लाइट गेट स्कैटर्ड। जो बाकी की लाइट होती है विबग्योर में वो सारी की सारी लाइट जो स्कैटर हो चुकी होती है, और बचती सिर्फ एक तरह की लाइट है दैट इज रेड वन, और आपको इसीलिए सन जो है वो रेड अपीयर होता है। जबकि नून में जब विजिबल रेज आपके विजिबल रेज पड़ती हैं तो उनको बड़ा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है जिसमें कोई भी लाइट स्कैटर नहीं हुई होती और आपको सन वाइट दिखाई देता है। सो असर्शन इज ट्रू। रीजन में लिखा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सनलाइट एंड द एटमॉस्फेयर इज लेसर। एटमॉस्फेयर में सनलाइट को जब ट्रैवल करना पड़ता है वो कंपेरेटिवली लेस है डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सो दिस इज रॉन्ग। मून में कम डिस्टेंस होता है, सनराइज और सनसेट में एटमॉस्फेयर में सनलाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन इज ट्रू, सो दिस ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 35, hydrochloric acid help in the digestion of food in the stomach. True. Reason, hydrochloric acid create an acidic medium to activate the protein digesting enzyme. हम सो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों होता है, किस वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो वहाँ काम कर रहा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सच एज पेप्सिन। रीजन भी सही है और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36, A student was asked to write the stepwise procedure. Stepwise उसको प्रोसीजर लिखना है एक्सपेरिमेंट को देखकर। ये एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस का है, आपको स्टेप देखना है कौन सा रॉन्गली वर्डेड है, कौन सा रॉन्ग है ना। 4 स्टेप है, जरूरी नहीं है दीज आर स्टेप वाइज नहीं होंगे, आपको सिर्फ स्टेटमेंट देखनी है। 2 पॉटेड प्लांट हैं, उन्हें डार्क रूम में रखा गया है एटलीस्ट 3 डेज। उनकी फोटोसिंथेसिस से बने हुए स्टार्च को खत्म करने के लिए या फिर एक्स्ट्रा स्टार्च बन जाए उसको रोकने के लिए ये ऐसा किया जाता है। ये स्टेप सही है। बॉटम ऑफ द बेल जार इज सील्ड टू मेक इट एयर टाइट। किसी भी तरह का गैसेस एक्सचेंज ना हो फर्दर, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए, ना ही ऑक्सीजन बाहर जाए, गैसेस एक्सचेंज ना हो। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैदर हो चुकी है उतनी ही बहुत है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है या नहीं। ये आप KOH की प्रेजेंस से देख सकते हैं, क्योंकि KOH ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर अब आ नहीं सकती, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पॉटेड प्लांट में है वो ले ली जाती है। अब ऐसा हो जाने के बाद कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बचेगी, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस नहीं होगी टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, और एक्सेस स्टार्च बचा नहीं है, वो यूज हो चुका है क्योंकि उसे हमने पहले उसे अंधेरे में रखा। सो स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा। Both potted plant are kept in sunlight after the starch test. हम स्टार्च टेस्ट करने के बाद सनलाइट में दोबारा रखेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्गली डन, क्योंकि ये कोई प्रोसीजर में हमारा नहीं है, ये हमारे एक्सपेरिमेंट में कहीं भी काम आने वाला नहीं है। डी, a leaf from both the plant is taken.
आफ्टर डूइंग दिस सेटअप, इन दोनों पॉटेड प्लांट में से एक लीफ ली जाएगी और उसका स्टार्ट टेस्ट किया जाएगा, ये भी ठीक है, सिर्फ सी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 37, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ टू डिफरेंट एनिमल्स, फिश एंड ह्यूमन बीइंग आर शोन। आपको ऑब्जर्व करना है दोनों स्ट्रक्चर्स को एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को कि इसमें से कौन सा सही है। ए है गिल्स ऑफ फिश, बी आपको दे रखा है एल्वियोलाई इन ह्यूमन बीइंग एंड लंग्स। सो दोनों का ही एक काम कॉमन क्या है इसके अंदर आपको ये देखना है, जो दोनों के लिए ट्रू होल्ड ट्रू फॉर द बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एनिमल, बिल्कुल है, बट गिल स्लिट्स आर नॉट दैट मच इंटरनली ऑफ द बॉडी, बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैशियस एक्सचेंज। दोनों ही जो होते हैं वो गैशियस एक्सचेंज का सरफेस है, गिल्स भी गैशियस एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पर गिल्स से ही गैशियस एक्सचेंज हो जाता है और एल्वियोलाई भी गैशियस एक्सचेंज का ही साइट है, तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 38, ये टेस्ट ट्यूब जो है वो आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ग्लास रॉड से और हम क्या कहते हैं पाइप के थ्रू गैस एक्सहेल की जा रही है। ओके, जो गैस एक्सहेल की जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और अगर उसमें लाइम वाटर भी हो तो हमें पता ही चल जाता है दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, लाइम वाटर मिल्की होना चाहिए यहाँ पे। सो क्या कंक्लूड करेंगे आप, व्हेन द पर्सन एक्सहेल इनटू द टेस्ट ट्यूब, अगर वो एक्सहेल कर रहा है तो इसमें आप क्या कंक्लूड करेंगे, आप कंक्लूड कर पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल एयर में ज्यादा है, नहीं, हम तो एक्सहेलेशन देख रहे हैं। देन फर्मेंटेशन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जी बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में फर्मेंटेशन होता है या उसकी कमी में फर्मेंटेशन होता है। देन परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मोर इन एक्सहेल्ड एयर, बिल्कुल हम यही इंफरेंस निकालते हैं इस मेथड से। फर्मेंटेशन अगर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन के अंदर, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, if a lens can converge the sun rays at a point 20 centimeter, कन्वर्ज करने का मतलब है हम सीधे सीधे बता रहे हैं कि उसकी फोकल लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर। कन्वर्ज कर रहा है यानी लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है और 20 सेंटीमीटर में है, अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। द ऑप्टिकल सेंटर से जो कन्वर्ज हो रहा है इमेज वो 20 सेंटीमीटर पे हो रही है, फोकल लेंथ जो है उसकी 20 है। द पावर ऑफ द लेंसेज, पावर इज P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। तो पहले फोकल लेंथ को आप मीटर में कन्वर्ट करिए, फोकल लेंथ है 20, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 20 सेंटीमीटर को आपको 100 से डिवाइड करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा 1/5। पावर जो है वो आपकी होगी 5 मीटर, और क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो होगी प्लस, कन्वर्जिंग लेंस है तो +5 होगी, तो +5 मीटर और +5 डायप्टर जो है आपका पावर डायप्टर में नापी जाती है, सॉरी ये नहीं, +5 डायप्टर, यानी सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, फिर से हम कन्वर्जिंग मिरर की, अच्छा कन्वर्जिंग मिरर की इस बार हम बात कर रहे हैं। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो आपका कन्वेक्स लेंस होता है और कन्वर्जिंग मिरर जो है वो आपका होता है कनकेव मिरर। ओके, सो दिस इज कनकेव मिरर, पॉलिश सरफेस जो है वो आपकी ये है और ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कन्वर्जिंग मिरर, इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 30, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है यानी सी जो है वो 30 है तो फोकल लेंथ अपने आप ही हाफ उसकी हो जाएगी 15, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। अब आगे देखते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन वर्चुअल इमेज। आपको वर्चुअल इमेज बनानी है, वर्चुअल इमेज के मिरर में सिर्फ एक ही केस में बनती है, वर्चुअल और डायरेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो 0 से 15 के बीच में आप रखेंगे, सेंटीमीटर के बीच में रखेंगे तो आपकी इमेज जो है वर्चुअल बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ डियर is more as compared to the length of small intestine in tiger. टाइगर कार्निवोरस होते हैं, डियर हर्बीवोरस होते हैं। इसमें आंसर, रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, सीधे मैंने आपको रीजन बता दिया है, टाइप ऑफ फूड दे कंज्यूम। क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द 2 component phloem tissue that help in transportation of food
एंड इन प्लांट्स, प्लांट्स आपको आइडेंटिफाई करना है जो उसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, क्योंकि फ्लोएम के साथ उसके और एलिमेंट भी होते हैं जो उसकी प्रोटेक्शन में, उसकी स्टोरेज में हेल्प करते हैं। हम सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें होगा सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, नाउ दिस इज अ सॉल्विंग पार्ट, लेट्स सी हम यहाँ पर अगर सॉल्व कर सकते हैं तो हम फिर से बात करें कन्वर्जिंग लेंस की, यानी हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस की। याद आपको ये रखना होगा कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, इनमें 6 केसेस बनते हैं आपके। इट फॉर्म्स 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज। सबसे पहले आपको फॉर्मूला अगर याद है तो मैग्निफिकेशन इज v by u एंड h dash by h, ये तो आपका एक फॉर्मूला है। इसके अलावा यहाँ पे और भी जो आपके फॉर्मूला है इसके लिए, दैट इज योर द अदर फॉर्मूला इज 1 by f इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u। यहाँ ये माइनस नहीं होगा, ये वाला माइनस कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये आपका फॉर्मूला है। इफ द फोकल लेंथ, अब कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पकड़नी होंगी। कन्वर्जिंग लेंस है तो हम अब बात कर रहे हैं कन्वेक्स की, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, विच कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है 3 टाइम मैग्निफाइड इमेज दैट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। ये 2 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। 3 टाइम मैग्निफाइड इमेज बन रही है, इसका मतलब है कि इमेज जो है वो बड़ी हो रही है, लार्ज हो रही है। ऐसा 3 ही केसेस में आपको मिलेगा। अगर इमेज जो है वो 2f1 और f1 के बीच, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है आपका 2f1 और f1 के बीच में रखा गया है, पहला केस। दूसरा केस अगर हम उसे फोकस पे रखें तभी वो इनलार्ज हो जाती है, और अगर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फोकस और पोल के बीच में तो भी वो इनलार्ज हो जाती है। लेकिन फोकस और पोल पे रखने पर वो स्क्रीन के पीछे बनती है, स्क्रीन पे नहीं बनती। फोकस पे रखने पर इन्फिनिटी पे बनती है, इसलिए स्क्रीन पे नहीं आ सकती। इसलिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा गया है, ठीक है। 2f1 और f1 के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है। फोकल लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, तो 2f1 का जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट डबल यानी 60 होगा, यानी आपका ऑब्जेक्ट 60 से 30 के बीच में कहीं रखा है। -60 से -30 के बीच, सेंटीमीटर के बीच में u जो है उसका पोजिशनिंग है। और आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी जो है -30 से -60 के बीच में ही ऑप्शन है। अब इफ द फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, यानी अपने आप ही 1/30 हो गया। इसके अलावा हमें v और u में से कुछ भी नहीं पता, बस ये पता है कि 3 टाइम मैग्निफाइड इमेज है। आप इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। m यानी m आपका 3 टाइम्स है, 3 है, मैग्निफिकेशन 3 है, v by u एंड u इज जो है यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है, आप देखें स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और उल्टी इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन माइनस में चली जाएगी, और v जो है उसका हाइट जो है वो नेगेटिव में होगा, सॉरी v जो है वो आपका मैग्निफिकेशन के हिसाब से नेगेटिव में होगा, तो v इज -3u। ओके, सो v आपका यहाँ पर निकल गया है एज एन फर्स्ट इक्वेशन। अब ये निकला नहीं है, बट फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से हमने v देख लिया है। ये रिलेशन हमारा आया है और हम इस रिलेशन को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 1 by v इज -3u माइनस 1 by u। अब आप इसे सॉल्व करने लगेंगे तो आपका आएगा 3u एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा -u, सॉरी -1 माइनस u, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, 1/30। आप ऑब्जेक्ट जो है उसका निकाल देंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही निकालना है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट निकल जाएगा 3u इक्वल टू 30 into 4 -4 एंड दैट इज 120, और 3 से डिवाइड करने पे u आ जाएगा आपका -40। सो आपका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, एक ऑब्जेक्ट है जो आपका कनकेव मिरर के सामने रखा गया है। ये आपका कनकेव मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू है। देखिए, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो जो इमेज बनती है कनकेव मिरर के केस में वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और उसका इमेज साइज जो है वो कर्वेचर जितना ही होता है, और वो कर्वेचर पे ही बनती है। इमेज जो है वो कर्वेचर पे ही बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी और उसके साइज की बनेगी। सो इमेज फॉर्म्ड इज रियल, सही है। इमेज फॉर्म इज एनलार्ज, नो, वो सी कर्वेचर के साइज की ही बनेगी। इमेज इज इन्वर्टेड, सही है।
इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ, बिल्कुल फोकल लेंथ के डबल यानी कर्वेचर पे ही बनेगी, ये भी ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है और हमें यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 45, तीन मीडियम है N1, N2, N3, इन तीनों मीडियम में से एक लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है। इन द डायग्राम शोन आपके पास N1, N2, N3, तीन 1, 2, 3 मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1, N2, N3 है और ये लाइट जब ट्रेवल कर रही है तो इसमें से कौन सा ट्रू केस है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू केस। आप देखकर भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं एंगल्स के हिसाब से, जिसका ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही मीडियम डेंसर होगा, उतना ही ज्यादा डेंसर होगा और उतना ही लाइट जो है वो बेंड करेगी, उतना ही बेंडिंग होगी। तो आप यहाँ पे देखिए एंगल जो है वो आपके उतने ही छोटे होते जाएंगे। आप यहाँ से 1 और 2 में जाते हुए आप देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लाइन स्ट्रेट है और ये N1, N2 इक्वल है, N1, N2 इक्वल नहीं है, यहाँ थोड़ी सी बेंडिंग आपको नॉर्मल की तरफ दिख रही है, यानी N1 जो है वो कंपेरेटिवली कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ है, N2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, N2 इज मोर देन N1, यानी ये जो है आपका गलत हो गया ऑप्शन। और N1, N2 का यहाँ रिलेशन दे रखा है, N1 यहाँ पे ज्यादा दे रखा है बट N2 में बेंडिंग ज्यादा हो रही है, यानी N2 जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ है, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। देन अगर आप N2 से N3 में जाते हुए देखेंगे तो यहाँ जो एंगल आपका बन रहा है कंपेरेटिवली नॉर्मल के साथ, यहाँ ज्यादा बेंडिंग हो रही है, यानी N3 भी जो है वो N2 से बड़ा है, N3 N2 से बड़ा है, तो यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया है। अल्टीमेटली ऑड वन आउट करके डी ऑप्शन सही होता है। आप फिर भी यहाँ देख सकते हैं एंगल ये नॉर्मल के साथ जो आपकी लाइट रे बना रही है और ये वाला एंगल यहाँ पर ज्यादा बेंडिंग हो रही है और यहाँ कंपेरेटिवली कम बेंडिंग है, बड़ा एंगल बन रहा है, तो N3 जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है उसका ज्यादा है, लाइट की बेंडिंग यहाँ ज्यादा दिखती है कंपेरेटिवली विद द मीडियम 1 वेयर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज N1, सो N3 जो है वो आपका ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ज्यादा ही लाइट की बेंडिंग इसमें शो कर रही है, एंगल जो है छोटा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम A is 1.5 and that of the medium B is 1.33. Speed of light in air is 3 into 10 to the power 8. What is the speed of light in A and B? आपको अलग अलग निकालना है क्योंकि इसमें एंड करके दे रखा है, दोनों को अलग अलग निकालना है। अगर हम इसमें फॉर्मूला देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सीधे मीडियम लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्योंकि हमें रिस्पेक्टिव में जो है मीडियम रखने हैं, मीडियम में हमारी कितनी लाइट आ रही है। अब अगर हम देखें ये सो सॉल्व करके देखते हैं। पहला जो हमारा ए है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपको निकालनी है या आपको निकालना है, आप यहाँ डिवीजन में जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, ये नीचे जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2 into 10 to the power 8। यहाँ पर ऑप्शन में 2 into 10 to the power 8 दो जगह पे है, यहाँ और यहाँ। देन उसके बाद सेकेंड वाला जब आप करेंगे तो उसमें भी यही होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपको निकालने के लिए 1.33 इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मीडियम में स्पीड कितनी है लाइट की, ये आपका यहाँ चला जाएगा और 1.33 यहाँ नीचे आ जाएगा और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, आंसर जो है आपका आ जाएगा 2.25 into 10 to the power 8। सो 2.25 एग्जैक्ट आपका आ जाएगा और ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी से सही है। सो अप्रोक्सीमेट 2.25 के करीबन ये आंसर जो है आपका आता है और ये आपका ऑप्शन सही है क्योंकि 1.33 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, डिवाइड जब आप करेंगे तो कुछ तो वैल्यू बनेगी और 46 का आपका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 47 अगेन ये एक फिजिक्स का सॉल्विंग क्वेश्चन है, आपके पास यहाँ स्पेस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट यानी एच जो है आपको 4 दे रखा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो देख के आपको पता चलेगा। डिस्टेंस उसका जो है यानी u जो है वो आपका 30 है, u हमेशा ही नेगेटिव होता है तो हम ऑलरेडी लिख देते हैं। फ्रॉम द पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर, हम बात कर रहे हैं डाइवर्जिंग मिरर की। कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स होता है और डाइवर्जिंग मिरर
भी कन्वेक्स मिरर होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर की। कार्टेशियन प्लेन से हम देखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव क्या बन रहा है। सो ये आपका बन गया है कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे हम जो रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं उस पर इमेज डिपेंड करती है। सो इट कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है वो 10 है, फोकल लेंथ 10 है। 2f1 जो है ये तो f हो गया। अगर हम बात करें 2f1 या फिर 2c लिखें, क्योंकि अलग अलग से हम इसको दर्शाते हैं। 2f लिख सकते हैं इसको या c लिख सकते हैं सिंपली। अगर हम इसको c भी लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 20। और जो आपका ऑब्जेक्ट रखा गया वो इससे भी दूर यानी बियॉन्ड सी रखा गया है। ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यहाँ रखा गया है कहीं पे 30, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया है। ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव ही होगी, ओके, ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव ही होगी। और जो यहाँ पर इमेजेस बनती है, यानी अगर हम कन्वेक्स मिरर में देखें तो वो सब क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल इरेक्ट है मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो पॉजिटिव है, तो इमेज की हाइट भी यहाँ पर पॉजिटिव ही है। सो इसीलिए आंसर सारे पॉजिटिव में है क्योंकि हम हाइट ऑफ द इमेज ढूंढते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, और हमें पता है ये 1/u प्लस 1/v अगर आप लिख सकते हैं। 1/f जो है आपका है 1/10 इक्वल टू 1/v जो है हमारा 1/v। ये हमें पता नहीं है, हमें निकालना ही पड़ेगा यहाँ से। और जो u है वो आपका है 1/30 और u है माइनस में, सो इसलिए यहाँ पे बीच में आ जाएगा माइनस 1/10। आपका यहाँ से हम सॉल्व करते हुए निकालेंगे इसको, तो 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30, और यहाँ ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा 30, 10 3 is 33 प्लस में 1 4/30 आपका आ जाएगा। और v जो है आपका आ जाएगा, क्योंकि v पॉजिटिव रहेगा, ये वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बन रही है। और v जो है वो आपका कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से अगर आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो नेगेटिव में रहेगा, पर इमेज जो है वो यहाँ बनेगी, इसलिए फोकल लेंथ और इमेज का डिस्टेंस दोनों ही पॉजिटिव में रहेगा। तो v पॉजिटिव में आएगी 30/4। आप इसको पूरा सॉल्व ना भी करें और सीधे आप हाइट निकालना चाहें तो वो आप इससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसको आगे सॉल्व अगर हम करेंगे और दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन का, जो कि होता है फॉर अ मिरर इज -v/u। सो -v/u यानी -30/4 इंटू में 1/v। 1/v इज 1/30, 30 से 30 कट जाएगा, 1/4 आपका आ जाएगा मैग्निफिकेशन। और हाइट का भी अगर हम यहाँ लगा ले तो h'/h। h' आपको पता नहीं है, हाइट ऑफ द इमेज है, और h जो है वो आपका है 4। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4। सो आपका अल्टीमेटली ये जो हाइट है वो आपकी क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट विल बी 1। 4 से 4 कट जाएगा, हाइट जो है आपकी आ जाएगी 1। हाइट जो आपकी हो जाएगी 1। सो ये आपका आंसर आ जाएगा C1। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका आंसर जो है वो माइनस में आपको दिख रहा होगा, बट एक्चुअली यहाँ पर ये फॉर्मूला -v/u ही होता है और u ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो -v/u एंड दिस अगेन माइनस इज फॉर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और h' जो है आपका क्या आ जाएगा 4/4। सो कट जाएंगे और 1 आ जाएगा आपका h'। सो आपका ये आंसर होगा 1। हाइट ऑफ द इमेज इज 1। देन 48 ये आपका क्वेश्चन नंबर है, आई गेस लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेक्शन बी। So 50 ml of tap water was taken in a beaker. Hydrochloric acid was added drop by drop in the water. कभी भी एसिड जब हम डालते हैं तो अगर हमें रिएक्शन देखना है तो कभी भी उसको एसिड को पानी में ही डालना चाहिए। पानी के पहले एसिड डाल के फिर उसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वाटर। आपने वाटर ले रखा है बीकर में और वो है 50 ml।
और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें आप एसिड डाल रहे हैं, धीरे धीरे वो न्यूट्रलाइज होता रहेगा और जो पीएच है वो आपके टैप वाटर की धीरे धीरे कम होती रहेगी। टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन वाज नोटेड, और ये एक्टिविटी आपकी दिखा रखी है, आप देखेंगे यहाँ से कहीं आपकी जो है यहाँ से कोई पीएच जो है आपकी सॉल्यूशन की होती है 7 के करीब, और धीरे धीरे जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं वो न्यूट्रलाइज उसको करता हुआ धीरे धीरे नेगेटिव होती जाती है पीएच कम होती जाती है, और वो कम होती होती है आपकी जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन HCl ऐड होता है। जब वॉल्यूम HCl का सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम था तो उसकी जो पीएच थी वो 7 के करीब थी, और फिर 6 के करीब थी, फिर 5, 4, धीरे धीरे जो HCl की वॉल्यूम नेग्लिजिबल से धीरे धीरे ज्यादा होती गई, पीएच जो है वो आपकी कम होती गई, 2 से 1 होती गई। अब आप इसमें 1, 2, 3, 4 ऑब्जर्वेशन देखेंगे और आपको बताना है कि इसमें कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं, आपको करेक्ट बतानी है। The process of dissolving an acid in water is highly endothermic. The process of dissolving an acid in water is highly endothermic. This statement is incorrect because it is exothermic, not endothermic. The pH of solution increases rapidly on addition of acid. pH जो है वो increase करती है, नहीं increase नहीं करती, decrease करती है, decrease करती है. So third statement is right. The pH of tap water is around 7. The pH of tap water was around 7. तो was यानी पहले 7 थी, ये भी सही है, यानी थर्ड एंड फोर्थ आपका सही होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। Now section C, let's move towards section C. सेक्शन सी में आपका केमिस्ट्री का पहले ही पार्ट दे रखा है और आपको 49 to 60 जो क्वेश्चन है आंसर करने हैं। टोटल आपके जो भी क्वेश्चन है केस पे बेस्ड है, या आपके जो भी तीनों सेक्शंस है वो केस पे बेस्ड है। लेट्स सी केस नंबर 1। अगेन ये कौन सा ये आपका केमिस्ट्री बेस्ड सेक्शन है, और 4 मेटल्स आपने ले रखे हैं, PQRS, 4 मेटल है आपके पास। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट उन पे किए गए हैं टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन वो मेड, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपको आंसर करना है। ऑब्जर्वेशन है PQRS में से सारे ही मेटल जो है वो नाइफ से नहीं काटे जा सकते एक्सेप्ट R। तो R क्या हो सकता है, सोडियम या फिर पोटेशियम। इनको आप जो है, वैसे सोडियम है जो कि सबसे सॉफ्ट होता है और नाइफ से कट सकता है, और सारे के सारे मेटल हार्ड होते हैं, तो हम मान के चलते हैं R जो है वो सोडियम है। देन मेटल P कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन M2O3 ऑक्साइड। M2O3 अगर इक्वेशन के हिसाब से भी देखें या फिर वैलेंसी के हिसाब से भी देखें तो यहाँ आपको Al2O3 की याद आएगी, विच रिएक्टेड विद बोथ एसिड एंड बेस, दोनों के साथ रिएक्ट करके, ये जो है एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है ये ऑक्साइड, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक भी कहते हैं। तो यानी ये वाला तो बिल्कुल ही करेक्ट आपका आ जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये आपकी दो स्टेटमेंट है अबाउट द मेटल। देन उसके बाद उनके रिएक्शन विद वाटर, PQRS के रिएक्शन विद वाटर दिखा रखा है, इससे आप बता सकते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम है। P did not react either with cold or hot water but reacted with steam. P जो है वो रिएक्ट नहीं करता ना तो कोल्ड वाटर के साथ ना तो हॉट वाटर के साथ, बट स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। सो P जो है वो कंपेरेटिवली लीस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि उसे स्टीम चाहिए रिएक्ट करने के लिए। देन Q रिएक्टेड विद हॉट वाटर, Q जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। सो यानी Q जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपेरेटिवली P से। R रिएक्टेड वॉयलेंटली विद कोल्ड वाटर, R कोल्ड वाटर मिल जाने के बाद भी रिएक्ट कर लेता है। आप ध्यान से देखें Na सोडियम है जो हाईली रिएक्टिव होता है R, इसलिए R जो है वो Q से भी ज्यादा रिएक्टिव है कि वो हॉट नहीं स्टीम नहीं बट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करना है। देन S did not react with water at all, बिल्कुल भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, सो दैट विल बी लीस्ट रिएक्टिव S। सो इस तरह से आपका रिएक्टिविटी सीरीज जो है यहाँ अरेंज हो जाता है वाटर के साथ रिएक्ट करने पे। आउट ऑफ द गिवन मेटल द वन विच नीड्स टू स्टोर इन केरोसिन, केरोसिन में हम किसको रखेंगे जो हाईली रिएक्टिव होगा वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ भी वॉयलेंटली रिएक्ट करेगा। सो इसमें से आपका कौन सा था जो केरोसिन के साथ रिएक्ट कर लेता था, दैट इज सोडियम, हमने लगाया था R। सो R यहाँ पे आपका सही होगा। आउट ऑफ द गिवन मेटल द मेटल Q इसमें से क्या है, कौन सा बिल्कुल ही ज्यादा बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, सीधे आप उसमें जज कर सकते हैं वो क्या है। Q रिएक्टेड विद हॉट वाटर, Q इसमें से क्या है, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी वो लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है और वो हाईली रिएक्टिव भी नहीं है। तो पोटेशियम तो वो बिल्कुल भी नहीं है और आयरन और जिंक भी नहीं है क्योंकि आयरन रिएक्टिव नहीं करते। आपका ऑप्शन होगा मैग्नीशियम, Q इज मैग्नीशियम।
मेटल विच फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी Al2O3 जो हमने देखा था कहाँ बना था, दैट इज P। कौन सा आएगा P। और रिएक्टिविटी इंक्रीज ऑर्डर हम देखना चाहे तो रिएक्टिविटी हमारी यहाँ पर है, मैंने पहले से बना दिया RQPS, RQPS यानी ये आपका आंसर सही होगा। R सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर Q, फिर P, फिर S। केस सेकेंड इज फॉर द बायोलॉजी सेशन। यहाँ आपको डायलिसिस दे रखा है, हीमोडायलिसिस जो है वो दिखा रखा है। किडनी फेलियर के केस में हीमोडायलिसिस किया जाता है, जिसमें एफरेंट आर्टरीज जो है वो कनेक्ट की जाती हैं एक साइड से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के चैम्बर में, और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में डायलिसिंग सॉल्यूशन होता, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो है वो एक साइड से डायलिसिंग सॉल्यूशन लेती है और एक साइड से ब्लड लेती है, और ब्लड जो है वो फिल्टर करके जो वेस्ट है वो डायलिसिंग सॉल्यूशन में डाल देती है, और दूसरी साइड से वापस ब्लड को, फिल्टर्ड ब्लड को, रीअब्सॉर्ब ब्लड को नहीं, फिल्टर्ड ब्लड को जो है वेन्स में आपके डाल देती है। सो ये आपका पूरा सिस्टम है, आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है यहाँ पे। द हेमोडायलाइजर इज सेमी परमिएबल लाइनिंग ऑफ ट्यूब विच हेल्प्स टू, क्या करती है वो, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रीअब्सॉर्प्शन नहीं कर रही है और किसी भी तरह से आयन एक्सचेंज यहाँ नहीं हो रहा है। फिल्टर कर रही है नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द डायलिसिंग सॉल्यूशन, क्या नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है उसको फिल्टर कर रही है। फिल्टर करने का काम नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ही कर रही है, लेकिन डायलिसिंग सॉल्यूशन में से नहीं, ब्लड में से। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन द डायलिसिंग सॉल्यूशन, जी बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हो यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन यहाँ लिखा है, फ्रेश लिखा है, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट को डायलिसिंग सॉल्यूशन में डाल देती है। टू पंप प्योरिफाइड ब्लड बैक इनटू द बॉडी, प्योरिफाइड ब्लड जो है बॉडी में वापस डाला जा रहा है, टू पंप प्योरिफाइड ब्लड, बट एक्चुअली यहाँ पर हीमोडायलाइजर का काम जो है, डायलाइजर का काम जो है वो यही है, उसमें सेमी मेम्ब्रेन इसीलिए है ताकि वो उसको इन द डायलिसिंग सॉल्यूशन डाल सके। तो सी ऑप्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, करेक्ट, मोस्ट एप्रोप्रिएट यहाँ ये बैठता है। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी इसमें से क्या नहीं कर सकती। टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ये तो ही कर सकती है। टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, एक्सेस फ्लूइड जो है वो, ये भी वो कर रही है, एक्सेस फ्लूइड जो है वो निकालेगी, एक्सेस वाटर कंटेंट, एक्सेस वेस्ट जो है वो उसमें से निकालेगी। टू रीअब्सॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये वो नहीं कर सकते, यही इसका जो है ड्रॉबैक होता है। द यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन इज रिच इन, यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन जो होगा वो उसमें क्या सबसे ज्यादा होगा, यूज डायलिसिंग सॉल्यूशन जो है उसके अंदर अभी हमने देखा वेस्ट जो है वो कलेक्ट होता है, और वेस्ट में यूरिया आपका आता है, और एक्सेस सॉल्ट जो कि अगर आपकी बॉडी में अगर ये फिल्ट्रेशन हो रही होती तो वो एक्सेस सॉल्ट भी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और सम ऑफ द पार्ट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो रीअब्सॉर्ब, बट यहाँ पर नहीं होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट उसमें जाएंगे, साथ में यूरिया और एक्सेस सॉल्ट भी जाएंगे, ये आपका ये ऑप्शन होगा। देन 56, which part of the nephron in human kidney serves the function of reabsorption, reabsorption कौन सा पार्ट करता है जो कि आपकी आर्टिफिशियल किडनी नहीं कर सकती, डायलिसिंग नहीं कर सकता, डायलिसिस सॉल्यूशन, सो दैट इज नॉट ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के लिए होता है, वुमन कैप्सूल भी फिल्ट्रेशन की एक यूनिट है, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट वो कलेक्ट कर रहा है वेस्ट को, सिर्फ ट्यूब्यूल्स आपका ऑप्शन सही है। Now let's see the case 3. Case 3 is all physics based है ये यहाँ पर। केस 1 जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन से था, और यहाँ पर केस 2 बायोलॉजी के केस से था, और ये केस 3 फिजिक्स। ना यहाँ भी आपको केमिस्ट्री की तरह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि L1 L2 दे रखे हैं, और आपको L1 L2 के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, और आपको इसके लिए इसमें पढ़ना पड़ेगा L1 L2 क्या है। So case 3 is a compound microscope is an instrument which consists of two lenses L1 and L2. L1 and L2. Okay. L1, the lens L1 called objective lens हम इसको कह रहे हैं, and L2 जो है यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहें यहाँ से आगे सीधे, so L2 जो है वो आपका eyepiece है, forms a real inverted and magnified image of the given object। L1 जो है वो कैसी इमेज बनाता है, real, inverted and magnified। रियल बना रहा है, इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, तो किस तरह का ये लेंस होना चाहिए, लेंस होना चाहिए कन्वेक्स, ओके, कन्वेक्स लेंस ये होना चाहिए, वरना वर्चुअल रिफ्लेक्ट इमेजेस बनती है कनकेव लेंस में, लेंस इज कन्वेक्स। रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और मैग्नीफाइड बन रही है, तो मैग्निफिकेशन जो है
वो तो मोर देन 1 हो जाएगी। और हाइट जो है वो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। ओके, देन दिस सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस L2 आई लेंस। ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बनाएंगे, ये इमेज L2 के लिए ऑब्जेक्ट होगी और वो उस ऑब्जेक्ट को लेकर क्या बनाएगा, कैसे इमेज बना रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफायर की तरह काम करता है। मैग्नीफायर भी कन्वेक्स लेंस ही होते हैं जनरली। इट प्रोड्यूसेस कैसे इमेज बनाता है, फाइनल इमेज जो ये बनाता है सिंपल माइक्रोस्कोप की, इट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बन रही है ये इमेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है उसके रिस्पेक्ट में इमेज बना रहा है L1। L1 की इमेज को रिस्पेक्ट में लेकर कौन बना रहा है, L1 की इमेज को रिस्पेक्ट में लेकर कौन इमेज बना रहा है, L2। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो भी जिस भी तरह का था उसकी इन्वर्टेड इमेज L1 पे बनी, जो भी ऑब्जेक्ट था उसकी इन्वर्टेड इमेज भी L2 पे बनी। ठीक है, लेकिन एक्चुअली तो L2 ने इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो L1 की इमेज को लिया था, यानी यहाँ जो इमेज बनी वो बनी रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ जो इमेज बनी वो इन्वर्टेड बनी विद रिस्पेक्ट टू दिस, बट विद रिस्पेक्ट टू L1 इट इज इरेक्ट। इमेज जो ये बना रहा है वो एक्चुअली कैसी है, इरेक्ट है। L1 जो इमेज बना रहा है वो है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड थी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था। L2 जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन था, L1 की इमेज, इसके रिस्पेक्ट में ये जो इमेज बना रहा है वो इरेक्ट हुई। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें ऐड किया गया है। इमेज कैसी बन रही है, लार्ज बन रही है तो मैग्निफिकेशन जो है वो +1 होगा। वर्चुअल है, ठीक है, सो वर्चुअल है इसका मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट मैंने बोल दिया तो हाइट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपका लास्ट केस होता है कन्वेक्स लेंसेज का। देन व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज मस्ट बी L1 L2 कन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय L1। किस तरह की इमेज L1 जो है बनाएगा, L1 इमेज बनाएगा जिसमें कार्टेशियन नहीं, कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से अभी हमने यहाँ पे देख लिया है। सो वैल्यू इज, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है, साइन है, वैल्यू क्या रहेगा, मोर देन 1, और साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव। डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ द इमेज और मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, साइन क्या होगा, वैल्यू विल बी मोर देन 1, साइन विल बी पॉजिटिव इन द केस ऑफ, सो ऑप्शन बी इन द केस ऑफ L2। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में पावर ऑफ आई पीस दे रखा है, पावर यानी पी दे रखा है डायप्टर में 5 डायप्टर, और क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है L2 भी तो पॉजिटिव 5 डायप्टर रहेगा। ठीक है, और ये पी होता क्या है, 1/f के बराबर होता है इन मीटर। सो f क्या हो जाएगा, 1/5 मीटर। सारी वैल्यूज के जो आंसर है वो सेंटीमीटर में है तो आपको इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो फोकल लेंथ है वो निकल के आएगा 20 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर और डायग्राम में डायग्राम कह रही हूँ, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में 60 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 60 जो है हमें दे रखा है, इसमें इमेज डिस्टेंस भी दे रखा है। अगर हम लेंस फॉर्मूले के हिसाब से चले तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। अब हमें पता है फोकल लेंथ जो है वो हम सीधे सीधे यहाँ लिख सकते हैं 1/20। अब v जो है वो है हमारा 1/80 के, और u हमें निकालना है। साइन कन्वेंशन जो है हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, विच इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हमें साइन कन्वेंशन नहीं पता तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए आपको ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी ही, ऑल्दो अगर आप ऊपर पैराग्राफ ढंग से पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके लिए आसान पड़ जाएगा। कन्वेक्स लेंस यहाँ पे हम बना रहे हैं और हमारा जो फोकल लेंथ है, ऑप्टिकल सेंटर ही आपका रहा और फोकल लेंथ जो है वो आपका है 20। सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f1 अगर हम लेंस के केस में तो 2f1 40 हो सकता है। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज 80 सेंटीमीटर में बन रही है, वो यहाँ भी बन सकती है और
मतलब 2f2 जो है 2f रीजन में भी बन सकती है। यहाँ पे f1 f2 रीजन, यानी अगर ये f1 रीजन चल रहा है और ये f2 रीजन चल रहा है, वो इस साइड भी बन सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ज्यादा मेंशन नहीं किया गया है, तो आप नहीं बता सकते कि एक्चुअली इमेज बन कहाँ है। ठीक है, लेकिन आप देखें ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ प्लेस किया गया है। इमेज यहाँ पे भी 80 सेंटीमीटर पे बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसके ऑप्शन देखिए, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू फोकल लेंथ। अगर ये फोकल लेंथ पे ही होता और इमेज जो है 80 सेंटीमीटर पे बनती है, तो ये भी गलत होता है, क्योंकि इमेज तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगी और वो आपको दिखाई भी नहीं देगी। सो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा गया है, इन बिटवीन, यानी ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो गया। अब ये तीन जो है ये आपके करेक्ट हैं। अब इन तीनों में से कोई एक है, और ये डिस्टेंस जो है वो आप देखिए फोकल लेंथ से कम है, यानी आपका ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में। और ये आपका 6th केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन है, जहां पर इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज बनती कहाँ पर है, इमेज यहाँ इस क्वाड्रेंट में बनती है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनती है। और कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से तो v जो है, जो डिस्टेंस है ऑफ इमेज है, वो भी जाएगा नेगेटिव में। साइन कन्वेंशन के हिसाब से 1/20 इक्वल टू -1/80, माइनस लगा v के डिस्टेंस का, -1/u। अब ये थोड़ा सा एक बार पेज की कमी की वजह से मैं इसको यहाँ कर देती हूँ। सो 1/u इक्वल टू 1/u यहाँ ले आते हैं, -1/80 -1/20। 80 और 20, तो 80 और 20 हमारे कितने, ये एलसीएम अगर हम लेंगे तो आएगा 80, ऊपर आएगा -1 -4, यानी -5/80, और -5/80 जो है वो हमारा होगा, अगर -5/80 होगा तो हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो कि नेगेटिव में ही होता है, यानी 16 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन इज करेक्ट। So that's all for your exam. It's not at all an easy one, of course. एमसीक्यू पहली बार हो रहे हैं आप लोग, कोरोना के बाद पहली बार जो है एग्जाम ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक इजी वन होने वाला भी नहीं था। इट इज गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज, राइट। बट अभी तक जो हम सोच रहे थे, डायप्टर पे क्वेश्चन है तो फोकल लेंथ ही निकालने के लिए आती थी सिर्फ। अगर मिरर पे क्वेश्चन है और लेंस पे क्वेश्चन है, लास्ट केस कम ही देखने को मिलता था। ज्यादातर पेपर में वैसे पिछली बार भी लास्ट केस पूछे गए थे। 6th केस जो है कन्वेकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर के पूछे जाते हैं वर्चुअल इरेक्ट वाले इमेज में, पूछे जा रहे थे, लेकिन इस तरह से नहीं कि पावर दे रखी हो फिर फोकल लेंथ निकाल के पूरा निकालना। It is not at all an easy paper. You have to apply all your concepts. Okay, so that's all for this video.